अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहान पाकिस्तान डिजिटल में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर अली रज़ा। आज हम बात करेंगे अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, पाकिस्तान उससे किस हद तक मुतासिर हुआ है। एक तो हमने असर देखा था, आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें महंगी हुई थी, बढ़ी थी। उसके बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीखी बुलंदी पर जा पहुंची। लेकिन एक और एस्पेक्ट ऐसा भी है जो अभी लोगों की आंखों से ओझल है, या सिर्फ उस पर सोशल मीडिया तक बात चल रही है, कोई मुस्तनद, कोई ऑथेंटिक बात उस पर नहीं है। वो ये कि इस सूरत हाल से जो खलीजी ममालिक हैं और ख़ासकर यूएई, मुत्तहदा अरब इमारात, यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके जो रोज़गार हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं एक बहुत ही मुस्तनद आवाज़, आल पाकिस्तान प्रमोटर्स एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, अदनान पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अदनान साहब, हमने ये देखा सोशल मीडिया पे कि जी इस सूरत हाल के बाद जो पाकिस्तानी हैं, ख़ासतौर पे दुबई में या यूएई में, उनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ गई हैं। कुछ लोग वापस भी आए, लेकिन जो हमारे पास मालूमात हैं वो सोशल मीडिया से पहुंच रही हैं। कोई मुस्तनद हमारे पास चीज़ नहीं है। तो आपके पास आने का मकसद ये था कि आप ये बताएं कि ये क्या सूरत हाल हुई है और इसका पस मंज़र क्या है, इस सूरत हाल से हम कैसे दो चार हैं, आगे आप क्या देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और पाक अफवाज को मार्के हक़ की सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अब जब इस सूरत हाल की आप बात करते हैं तो इसके लिए हमें पस मंज़र में जाना पड़ेगा कि हमारा जो यूएई का जो सोशल मीडिया पे हम प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, एक तो हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, वो यूएई गवर्नमेंट हो, सऊदी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं। जो उन पॉलिसीज़ को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वो फिर इस तरह की चीज़ें वो फेस करने को आती हैं। यूएई के लिए इसमें हमें पस मंज़र पे जाना पड़ेगा। हमें जब कोविड के बाद आपकी दुनिया खुली थी 2022 में, 2022 में जब कोविड के बाद दुनिया खुली, 2 साल जिस टेन्योर के अंदर गुजरे, जॉब्स की क्रिएशन भी हुई, अपॉर्चुनिटीज़ निकली। हमारे पाकिस्तान से उस टाइम पे हमारे जो लोग थे वो यूएई की तरफ ट्रेंड उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सऊदी दूसरी साइड पे भी थे। सऊदी में ये है कि वो वीज़ा जब तक वहाँ से जनरेट नहीं होता तो वहाँ उस वक्त तक आप जा नहीं सकते। इसमें विज़िट वीज़ा पे लोग गए, जिसकी वजह से कुछ जो हमारी काली भेड़िए हैं, जो हम लोगों के बीच में ही हैं सबके, तो उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। हमारे विजिट वीज़ों पे जाके एब्सकॉन्डिंग केसेस भी देखने में आए, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में भी कुछ हुआ, ओवरस्टे भी हुए, तो कुछ को जॉब्स भी मिली। तो मिक्स एंड मैच था। उसमें हमारे शहरों के ऊपर पाबंदी लगना शुरू हुई थी। ये पाबंदी दिसंबर 2022 में तकरीबन 24 से 26 शहरों तक हो चुकी थी। उस टाइम पे मैंने मुख्तलिफ तमाम चैनल्स पे मैंने दरख्वास्त भी की कि 12 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की तरफ देखें, लेकिन उस तरफ सीरियस उस तवज्जो नहीं दी गई। और उसके बाद वो विज़िट वीज़ों के साथ पाबंदी हमारी 28-30 शहर तक चली गई। उसके बाद हमारे विज़िट वीज़ा के ऊपर सख्ती लगना शुरू हो गई। 2023 के नवंबर में हमारे जो विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट में जो लोग इधर से वहाँ जाते थे और वीज़ा शिफ्ट करते थे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने बंद कर दी। फिर दोबारा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया कि सर अभी भी हम कल्प्रेट्स को पकड़ सकते हैं, अभी भी मौका है हमारे में। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, और उससे क्या हुआ कि हमारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी इफेक्ट होना शुरू हो गया। अब तकरीबन इस बात को 2 साल से ज़ायद हो गए। हमारा सिर्फ सेमी गवर्नमेंट का कुछ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खुला है, और उसके अलावा हमारा जो वैसे जो थ्रू लेबर के मिनिस्ट्री के थ्रू है, वो हमारा वीज़ा पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट बंद ही है। और हम 40-50 हज़ार जो 60 हज़ार जो वर्कफोर्स भेज रहे हैं सालाना, जो कि 2.25 लाख से नीचे आई है, तो उसमें मोस्टली लोगों ने वहाँ पे कंपनीज फॉर्मेशन की है, यहाँ से बिजनेस वहाँ पे शिफ्ट किया है, जो कि इस टाइम पे प्रॉब्लम में भी है। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ज़रा बताइएगा कि हमारे कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस दुनिया में मौजूद हैं और कितनी तादाद जीसीसी ममालिक में है और ख़ास तौर पे यूएई में है। लास्ट फिस्कल ईयर्स में हमारी जो रेमिटेंस थी वो तकरीबन $38 बिलियन थी। आप बता दीजिएगा कि शेयर भी का कितना शेयर है। जी,
देखें, मेनली हमें जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं सऊदी अरेबिया में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में तकरीबन 27 लाख से 28 लाख के करीब, यूएई के अंदर हमारे 14 से 15 लाख हैं, बाकी ममालिक के अंदर कतर में हो गया 2 लाख है, दूसरे ममालिक के अंदर कहीं लाख है, कहीं 1.5 लाख है। तो हमारा मेनली चंक हमारा गल्फ़ स्टेट्स की तरफ है और हमारा रुझान भी गल्फ़ स्टेट्स है। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस, सारी चीज़ें यूएई वाली साइड पे और सऊदी साइड पे गल्फ़ स्टेट्स में अच्छी है। हमारे जो रेमिटेंसेज हैं उसका 24 से 25% जो हमारी रेमिटेंसेज हैं सऊदी अरेबिया से मंथली बेसिस पे आती हैं, 20% के करीब हमारे यूएई से आते हैं। तो देखें, हमारा मेनली चंक जो रेमिटेंसेज का है हमारी गल्फ़ स्टेट्स ही हैं और हमें हमारी वजारत ख़ारजा को, हमारी मिनिस्ट्री को, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब से, उनकी टीम से, कि हमारी गल्फ़ स्टेट्स के साथ हमारे ताल्लुकात जितने अच्छे होंगे, हमारी रेमिटेंसेज और हमारे यूथ की यूटिलाइजेशन वहाँ पे बेहतर होगी, ना कि हम चीज़ों के अंदर सख्ती लाएंगे और सख्ती ला के हमारे यूथ के अंदर डिस्प्रेशन और इस तरह की चीज़ें बढ़ें। अच्छा, ये सूरत हाल के बाद जो है यूएई से काफ़ी पाकिस्तानी बाहर आए हैं, उनको वापस भेजा गया है। आपके पास क्या इत्तलात है, ये नंबर कितना है, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? हमारी जो मैन पावर है, लाजिम बात है, उसको भी इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ से लोग जाते थे, वहाँ रोज़गार हासिल करते थे, पैसे भेजते थे। एक तो ये है, दूसरा आपके रेमिटेंसेस भी कम हो जाएंगी। तो यूएई से जो कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि हमारे अफरादी क़ुव्वत पे और हमारे जो हैं तफसीलात, इस पर पड़ने का इम्कान है? देखिए, जहाँ तक आपने रेमिटेंसेस की बात की, तो रेमिटेंसेस तो हम इंसेंटिव बेस कर रहे हैं। जब तक इंसेंटिव बेस करते रहेंगे हमें रेमिटेंसेस बढ़ती रहेंगी। जब इंसेंटिव बेस को हम ख़त्म जब तक नहीं करेंगे, जेन्युइन बेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, ब्लू कॉलर्स के लिए, वाइट कॉलर्स के लिए, इसी तरीके से हम इंसेंटिव देते रहेंगे, रेमिटेंस बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमारा टैक्स के पेयर का पैसा बिलियन ऑफ रुपीज़ लगता रहेगा। तो इसको हमारे जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सोचना होगा कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि उनका दिल भी हमारे पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारी जेन्युइन बेस रेमिटेंसेज बढ़ जाएंगी। जहाँ तक वो आपने बात की है कि अब आगे आने वाली सूरत हाल, तो आने वाली सूरत हाल में हमारे वर्क फोर्स का बिजनेस स्लाइटली कम होगा, पिछले सालों की निस्बत कम होगा, क्योंकि अब अभी तक वो वॉर ख़त्म नहीं हुई। हमारे फील्ड मार्शल साहब, उनकी टीम सब मिल के एक पेज पे बिठाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब भी हुए हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं एक फ़ख्र महसूस करता हूँ इसमें। जब तक ये जंग मुकम्मल नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, जंग बंदी नहीं, जंग ख़त्म जब तक नहीं होते, उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक ये सूरत हाल हमारे आँख मचोली का खेल चलता रहेगा। हमारी रेमिटेंसेस भी इफ़ेक्ट हो सकती है, हमारे मैन पावर का जो हमारी स्पेशली यूथ है वो इफ़ेक्ट होगी। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम दिन ब दिन नई पॉलिसीज़ पे नई पॉलिसीज़, नई इम्प्लीमेंटेशन ला रहे हैं, सख्तियाँ बढ़ा रहे हैं, डिस्परेशन बढ़ा रहे हैं, हम अपने यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। खुदारा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें फ्रेंडली पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। देखिए, हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर तकरीबन 6000 के करीब हैं, 2700-2800 एक्टिव प्रोमोटर्स हैं, जो कि अगर 7.5 लाख वर्कफोर्स जारी तो उसमें 6 लाख के करीब हम लोग भेजते हैं। तो एज ए लाइसेंस होल्डर हम लोग वर्कफोर्स भेजते हैं। हमारे लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा करें, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स दें जहाँ कि हम रिप्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान को प्रॉपरली। हम B2B जाके जनरेट करते हैं। जब तक आसानियाँ नहीं लाएंगे, जब तक फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, एक हर दूसरे चौथे महीने एक नई चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर देने से बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स पेयर्स का करप्शन में जा रहा है। ये क्यों नहीं हम बार बार सोच रहे? हमारे पास पढ़े लिखा, क्या हमारे पास कराची में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, यूथ की कमी है? क्या हमारे पास लाहौर में कमी है? क्या हमारे पास कोयटा में कमी है? क्या हमारे पास पेशावर में, हमारे किस सूबे में हमारी यूथ के पढ़े लिखे होने की कमी है? यार, आप स्किल डेवलपमेंट, दूसरी चीज़ों के ऊपर, सॉफ्ट स्किल, मुख्तलिफ चीज़ों के अरबों रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्स पेयर्स का लग रहा है। क्यों नहीं सोच रहे कि यार उसका हासिल वसूल हमें क्या मिल रहा है? हमें हासिल वसूल ये मिल रहा है कि हम 7.25 साढ़े 7 लाख जो वर्कफोर्स भेज रहे हैं उसमें हमारी मोस्टली लेबर और ड्राइवर्स हैं। 6.25 लाख हम लेबर ड्राइवर भेजते हैं, उसके बाद शटरिंग, स्टील, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये कैटेगरीज भेज रहे हैं। हमारी यूथ पढ़ी लिखी जा कितनी रही है, हम अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे? क्या हम लेबर सप्लाई कंट्री के तौर पर पहचाने जा रहे हैं? हम, मुझे बताया जाए ना कि मैं दरख्वास्त करूंगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सबसे पूछें
कि भाई आपने अरबों रुपया 2023 में, 24 में, 25 में जो अरबों रुपया लगा है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने लिया है, उसके अगेंस्ट कितने लोगों ने, हमारे यूथ ने फायदा उठाया, अपॉर्चुनिटीज कितनी क्रिएट हुई, सही है। क्या उसके अंदर इजाफा हुआ है ये कि कमी है। अरबों रुपए लगाने के बाद भी हम आज भी उसी स्टेज पे खड़े हैं? तो जब तक अच्छी फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनेंगी, हम लोगों को प्रॉपरली ऑन बोर्ड, ईमानदार टीमें नहीं लाई जाएंगी, लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, ये होता रहेगा और ठीक हमारी यूथ पिसती रहेगी। ठीक है। अच्छा, आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपने बताया था कि नई मार्केट्स भी हैं जहाँ पे हमें, हमारे लोगों को जाना चाहिए, और मुख्तलिफ ऐसे सेक्टर भी हैं जहाँ पे इनको काम करना चाहिए। अब यूएई की जो मार्केट है वो आपके सामने है कि सूरत हाल वहाँ ख़राब चल रही है। अल्लाह ताला खैर करे कि वो सूरत हाल बेहतर हो जाए। तो यूएई की जो मार्केट है आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल नियर फ्यूचर ठीक होती है, आपको नज़र आ रही है। और नई मार्केट कौन सी है जहाँ पे पाकिस्तानी जो मैन पावर है उनकी खपत है, और हमें किन शोबों में काम करने की ज़रूरत है? जब तक पढ़े लिखे लोगों के लिए आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। हम इस टाइम पे इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं, मार का हक, हम दूसरी जंग हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें इकोनॉमी की जंग लड़नी है और इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। हम 1-2 साल में अगर इकोनॉमी को दोबारा खड़ा कर लें और हम IMF के आप प्लान से निकल आते हैं, खुद जनरेशन हो जाती है पैसे की, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो वाहिद चीज़ है हमारी यूथ है, यूथ को मानना पड़ेगा। हमारी जो इधर पाकिस्तान में यूथ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी, हमें एक होना पड़ेगा, हमारे यूथ को भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक करना पड़ेगा, और साथ के साथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फोरम्स बनाए जाएं। मैं फिर दोबारा दरख्वास्त करूंगा ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब से और सब वो तमाम हुकाम बाला से कि यूथ जब फ्रस्ट्रेटेड होती है तो इस साइड पे जाती है। तो हमें इस तरह सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2028 तक हम मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। मुल्क की मैशत है, इसमें एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। लास्ट फिस्कल ईयर में 38 बिलियन डॉलर्स की जो है वो रेमिटेंस पाकिस्तानियों ने भेजी थी। उम्मीद है कि इसमें इजाफा होगा, लेकिन जैसे कि अदनान साहब ने कहा कि हमें जो GCC ममालिक हैं, इसके अलावा जो UK है या USA है, इनसे हटकर भी जो नई मंडियां हैं वहाँ भी अप्रोच करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो उन जो मुल्क हैं वहाँ तक भी पहुँचें। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपके पास स्केल होना चाहिए, ताकि आप वहाँ की जो अपर क्लास है उसमें शामिल हो सकें, और न सिर्फ खुद तरक्की करें बल्कि अपने रेमिटेंस भेज के अपने जो मुल्क है उसको भी तरक्की की राह पर गामजन करें। उम्मीद है कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी इससे कुछ मालूमात मिली होगी, और वो पाकिस्तानी जो यहाँ मौजूद हैं और उनका कोई प्लान है फ्यूचर में कि वो बाहर जाके रोज़गार हासिल करें, उनको भी इस से मदद हासिल होगी। तो जुड़े रहिए जहान पाकिस्तान डिजिटल के साथ। अल्लाह हाफिज़।